अस्सलामुअलैकुम। हम इस वीडियो में बात करते हैं कि किस तरह सेल्स आपस में बातचीत करते हैं और जो सबसे बुनियादी तरीका है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट यानी बराह रास्त बातचीत करना। और ये होता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। एक तरीका जो है वो हो सकता है जैसे आपके बराबर में जो सेल्स मौजूद हैं, तो जैसे ये है एक सेल और ये है इसका नेबरिंग सेल यानी बराबर वाला सेल। और ऐसा मुमकिन है कि इनकी मेम्ब्रेन्स के दरमियान हो गैप या थोड़ी सी जगह। अगर ये हो हैं प्लांट सेल्स तो हम इस जगह या गैप्स को कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। अब इसका बुनियादी ख्याल ये है कि बराबर में शायद वो बनाएगा कुछ मॉलिक्यूल्स, ख़ास तौर पर कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स जो जा सकेंगे इन गैप जंक्शंस से। और जब ये इस वक्त इस काबिल होते हैं, जब ये जा सकें इन गैप जंक्शन से, तो शायद ये जकड़ लें कुछ प्रोटीन्स को इस बराबर वाले सेल में और इस तरह शायद ये हरकत में आ जाएं, ये करें एक्टिवेट या इनहिबिट किसी तरह से और शुरू कर दें शायद किसी ना किसी तरह का रिएक्शन या कोई रिस्पॉन्स या काम। तो इस तरह आता है रिस्पॉन्स इस दूसरे सेल में, तो ये एक तरह से होगी कम्युनिकेशन या बातचीत या कह लेंगे इंटरैक्शन। कुछ हुआ इस पहले वाले सेल में, इसने बनाए ये मॉलिक्यूल्स और फिर ये गए इस दूसरे सेल में और होता है रिस्पॉन्स या रद्द-ए-अमल। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर ये प्लांट सेल होंगे तो हम इसे कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा और अगर ये एनिमल सेल्स होंगे तो गैप जंक्शंस कहेंगे इनको। और बहुत एक जैसी चीज़ें हो सकता है कि इनमें होती रहें। और भी तरीके हैं बातचीत के अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करें। अब तसव्वुर कर सकते हैं कुछ सेल्स के बारे में जो तैर रहे हों खून में, जैसे सोचें एक सेल ये रहा और शायद दूसरा सेल हो यहाँ कहीं और इनके हों कॉम्प्लीमेंट्री सरफेस प्रोटीन्स जो कि जुड़ सकें एक दूसरे से या बाइंड हो सकें। तो शायद इसमें हो सरफेस प्रोटीन जो ऐसा दिखे, तो इस पर है सरफेस प्रोटीन ऐसे। और जब ये एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये प्रोटीन को थोड़ा सा बदलते हैं और फिर शुरू करते हैं एक रिएक्शन इनमें से एक सेल में और कम्युनिकेशन जो है वो चलती रहती है। अगर ये प्रोटीन थोड़ा सा चेंज होता है तो ये एक्टिवेट करेगा कुछ या हरकत में लाएगा किसी चीज़ को, शायद ये मॉलिक्यूल्स को खारिज करे, शायद किसी प्रोटीन को एक्टिवेट कर दे, शायद कैटेलाइज कर दे किसी रिएक्शन को। तो मतलब ये है कि ये कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे सकता है और ऐसा हो सकता है कि दोनों सेल्स में हो किसी ना किसी तरह का रिस्पॉन्स। इनको पता है कि ये जुड़ गए हैं किसी और से। अब डायरेक्ट कांटेक्ट आप सोच सकते हैं कि वाहिद तरीका नहीं है सेल सिग्नलिंग का, ये हो सकता है थोड़े से फासले से भी। इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो खारिज हो सकते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में और फिर आखिर में खून में। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पहले एक सेल बना लेती हूँ, ये बन गया हमारा सेल और ये काबिल है कुछ मॉलिक्यूल्स खारिज करने के। और ये मॉलिक्यूल्स भी ये शायद हो लिपिड सॉल्युबल और ये शायद अपना रास्ता बना लें सेल्यूलर मेम्ब्रेन के पार खुद से, या शायद ये पैक हों वेसिकल्स में जिसकी वजह से ये काबिल हों मेम्ब्रेन से गुजरने के। तो मेम्ब्रेन जो वेसिकल की है वो मिलती है यानी मर्ज होती है सेल की मेम्ब्रेन से और फिर ये चीज़ें आ जाती हैं बाहर। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगला या दूसरा सेल जो है अगर इसमें सही रिसेप्टर्स मौजूद हैं तो वो सिग्नल करेंगे किसी ना किसी किस्म का रिस्पॉन्स या ये करेंगे किसी ना किसी तरह की कम्युनिकेशन। तो मैं यहाँ पहले बनाऊँ कुछ सेल्स, ये आ गए हमारे सेल्स। तो ये आ गया एक सेल और आगे एक और यहाँ, और सोचें जैसे ये सेल जो है इस पर हैं सही रिसेप्टर्स और इसमें नहीं है, इसमें दूसरे रिसेप्टर्स हैं इस तरह के ऐसे। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं जो पिछले सेल से खारिज हुए थे ये जुड़ सकते हैं इससे नहीं, इस सरफेस प्रोटीन पर नहीं, लेकिन इस पर हो सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये जो प्रोटीन है इस सेल्यूलर मेम्ब्रेन पर ये शायद बदले अपनी शक्ल या अपनी शेप और करे ऐसी सारी चीज़ें, और ये होने के बाद इस सेल में शुरू हो किसी ना किसी तरह का रिस्पॉन्स। अब यही चीज़ हो अगर कम फासले पर तो हम इसे कहेंगे पैराक्राइन या पैराक्रिन। ये पैराक्राइन सिस्टम का हिस्सा होगा या पैराक्राइन कम्युनिकेशन भी कहेंगे इसको। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। और इन्हें हम कहेंगे पैराक्राइन फैक्टर्स। अब अगर ये सब कुछ हो रहा हो बहुत ज़्यादा फासले से, जैसे ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये जाएं खून में, ये अपना रास्ता बनाएं खून तक, यहाँ जैसे ये है खून का बहाव और ये चले गए हैं खून में और लंबे फासले से दूसरे मॉलिक्यूल्स तक, तो यहाँ पर शायद इधर इस पर मौजूद हैं सही रिसेप्टर्स इन मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये होगा एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन सिग्नलिंग,
इसको एंडोक्रिन भी कहते हैं कुछ लोग। तो ज़्यादा फासला अगर होगा तो ये कहलाएगा एंडोक्राइन सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिग्नलिंग। अब जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हो सकते हैं स्टीरॉइड्स, ये हो सकते हैं प्रोटीन्स भी, और इस सूरत में यहाँ इन्हें हम कहेंगे हार्मोन्स। और यकीनन आपने ये लफ्ज़ पहले सुना होगा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इन सेल्स को भी असरअंदाज कर सकते हैं जिनसे ये खुद निकले हैं या बने हैं। मिसाल के तौर पर जिस सेल ने इसे बनाया है इन पर मौजूद हों सही रिसेप्टर्स, और अगर ये काबिल है सिग्नलिंग करने के लिए या सिग्नल करने के लिए या इशारा देने के लिए, अगर ये काबिल हैं किसी भी किस्म का रिएक्शन शुरू करने के, अगर ये कर सकते हैं कोई रद्द अमल, तो हम इस पूरे मरहले को कहेंगे ऑटोक्राइन प्रोसेस। इसको पैराक्रिन और पैराक्राइन की तरह ऑटोक्रिन भी कहा जा सकता है। तो ये होगा ऑटोक्राइन प्रोसेस, ये खुद ही को असरअंदाज कर रहा है। अब अगर हम थोड़ी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ये जो प्रोटीन्स मौजूद हैं, और ये मैं बात कर रही हूँ तब कि जब नॉन लिपिड सॉल्युबल जैसे सिग्नलिंग फैक्टर्स की बात हो रही हो या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की बात हो रही हो, तो ये यहाँ पर ये प्रोटीन्स ये अगर सतह पर हों या सेल के अंदर ही क्यों ना हो, इन्हें कहेंगे रिसेप्टर्स। ये मैं यहाँ लिख लूँ। और वो मॉलिक्यूल्स जो खुद को रिसेप्टर्स से जोड़ लेते हैं या बाइंड कर लेते हैं, इन्हें हम कहेंगे लाइगैंड। अब ये जो जाकर जुड़ना है इसको हम कहेंगे सिग्नलिंग परसेप्शन। और जब ये प्रोटीन अपनी शक्ल या शेप बदलना शुरू करे या कोई कैटलाइज होना शुरू हो रिएक्शन, या कोई भी रिएक्शन कैटलाइज करना शुरू करेगा या इनहिबिट करेगा कोई रिएक्शन, तो हम इसे कहेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये है सिग्नल को सेल तक लाना, और फिर आपके पास होता है आपके सही सेल्यूलर रिस्पॉन्सेस। तो ये है एक जायज़ा कि किस तरह सेल सिग्नल करते हैं एक दूसरे को। तो आज के लिए इतना ही।